हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग ने रचना शरीर का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं परिभाषा शरीर की। पहले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था शरीरोपक्रमणीय अध्याय के बारे में। इसमें हम परिभाषा शरीर में देखने वाले हैं जो भी चीजें हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे कि कुर्च शरीर के बारे में बात करेंगे, कंडरा के बारे में, जल, अस्थि, संघात, सीमंत, सिवनी, रज्जु और लसिका। ये जो टॉपिक है जो कि हमारा मस्ट टू नो टॉपिक्स होने वाला है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा शरीर में कुर्च शरीर के बारे में, कुर्च के बारे में। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि कुर्चः इव कुर्चाः, अर्थात यहाँ पे क्या बोला गया है, कुर्च का अर्थ क्या होता है, कुर्ची मतलब कि ब्रश। तो जो पेशी है, स्नायु, धमनी, शिरा, इनके सन्निपात से जो कूची के आकार का बनता है, ठीक है, जो कूची का आकार बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूचा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि जो कुर्च की तरह आकार वाला होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कुर्च कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे कुर्च का मतलब क्या होता है, ब्रश। इस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में बेसिकली पेशी, स्नायु, धमनी, शिरा आदि का सन्निपात देखने को मिलता है और ये कूचा का आकार का होने के कारण इसे हम लोग कुर्च कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे 6 प्रकार के कुर्चा होते हैं। क्या बोला गया है, षट कुर्चा, जिसमें से 2 कुर्चा हाथ में पाए जाते हैं, 2 कुर्चे पैर में पाए जाते हैं, साथ ही साथ 1 कुर्चा ग्रीवा में और 1 कुर्चा मेढ्र में, अर्थात कि जननेंद्रिय दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आसपास पाए जाते हैं। तो इस तरह से 6 कुर्चा हमारे शरीर में देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है, बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं परिभाषा शरीर से, आपके या तो 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे या तो आपको उस पे एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली 4 मार्क्स का होने वाला है। तो 4 मार्क्स टोटल इस टॉपिक से हैं, तो मेरे हिसाब से ज्यादातर चांसेस है कि इसमें से आपको एमसीक्यूज ही पूछा जाएगा। तो इसमें आपको सारे संख्या जो बताई गई है, जैसे कि कुर्च की 6 संख्या बताई गई है, वैसे कंडरा की कुछ संख्याएं बताई गई है, तो उन संख्याओं को ध्यान रखना है और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना है कि बेसिकली वो चीजें होती क्या हैं। तो कुर्च में आपको याद रखना है कि जब शिरा, स्नायु, पेशी, धमनी ये सब एक साथ आती है तो सन्निपात करती है, तो कुचे के आकार का रूप लेती है, उसे ही हम कुचा कहते हैं। ये कुर्च की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें से 2 हस्त में होते हैं, 2 पाद में, 1 ग्रीवा में और 1 मेढ्र में। तो इस तरह से 6 कुर्चाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसके बाद सेकेंड जो चीज है हमें पढ़ना है इसमें, दैट इज द कंडरा के बारे में। कंडरा में बेसिकली बोला गया कि वृत्त स्नायु, मतलब कि जो वृत्त स्नायु होती है, वृत्त आकृति मतलब कि सर्कुलर जो आकृति की जो स्नायु होती है उसी है हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि वृत्तालुकृतु रज्जु, मतलब रस्सी के आकार के स्नायु को हम लोग क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। अब बेसिकली और भी कहीं कहीं ये भी संदर्भ मिलता है कि जो दीर्घ स्नायु होती है उसको हम लोग कंडरा कह सकते हैं। शरीर में टोटल कंडरा की संख्या कितनी बताई गई है, 16 बताई गई है। तो ये सारी संख्याएं हमें याद रखना है और कहाँ पे कितनी पाई जाती है वो याद रखना है। तो जिसमें से बताया गया कि हस्त में 4 कंडराएं पाई जाती है, उसी तरह पाद में 4 कंडराएं, ग्रीवा में 4 कंडराएं और साथ ही साथ पृष्ठ में 4 कंडराएं। तो इस तरह से टोटल कितने 16 कंडराएं जो है हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। अब बेसिकली बोला गया है कि जो रज्जु के आकार की श्वेत, मृदु, मजबूत पेशी भाग को हम लोग कंडरा कह सकते हैं। जो कंडरा है उसकी लंबाई एवं मोटाई में भिन्नता देखने को मिलती है। वो कोलेजन तंतुओं के समूह से तथा तंतुजनक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कोलाजन है उसके समूह को, मतलब कि वो जब एक साथ आते ग्रुप होता है उसका, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडरा कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वृत्त स्नायु कंडरा, और उसके बाद आप ये याद रख सकते हैं दैट इज द प्रसारण आकुंचन यो रंगानाम कंडरा मता। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि जो शरीर अवयव का प्रसारण एवं अंकुंचन करने वाली स्नायु है उसी को हम लोग कंडरा कह सकते हैं। अब बोला गया कि जो हस्त एवं पाद में स्थित जो कंडरा है उनका निवेश नख के समीप होता है। ठीक है, जो हाथ और पैर में जो कंडराएं देखने को मिलती है वो कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारे नख है, नाखून है, दैट इज द नेल्स है, उसके जस्ट पीछे या फिर पार्श्व भाग में देखने को मिलती है। वहीं पे ग्रीवा एवं हृदय में जो स्थित कंडराएं हैं उनका इस निवेश मेढ्र अर्थात की गुह्य प्रदेश जो कि हमारा प्यूबिक रीजन होता है वहां पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में भी कि हस्त और पाद की जो कंडराएं हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो उसका निवेश कहाँ पे है, नख के समीप देखने को मिलता है। और ग्रीवा और हृदय की जो कंडराएं होता है उनका निवेश मेढ्र के समीप देखने को मिलता है। वहीं पे जो श्रोणी और पृष्ठ में स्थित कंडराएं होती है वो श्रोणी चक्र के आसपास इनका निवेश देखने को मिलता है। और ग्रीवा आश्रित कंडराएं जो है ऊपर की ओर जो है संभवतः मस्तक पर देखने को मिलती हैं। और आगे बोला गया कि जो हस्त में स्थित कंडरा है वो ऊपरी की ओर संबंधतः बाहु शिरा में होती है। ठीक है, तो इसका रिलेशन बताया गया है कि नीचे कहाँ पे कनेक्टेड है और ऊपर कहाँ पे कनेक्टेड है। हस्त और पाद नीचे कहाँ कनेक्टेड थे, नख में। ग्रीवा वाले कहाँ कनेक्टेड थे, मेढ्र में। और श्रोणी वाले थे श्रोणी चक्र में। ये किसके लिए था, नीचे की तरफ के लिए।
और वहीं पे ऊपर के लिए बताया गया है कि जो ग्रीवा आश्रित कंडराएं हैं वो ऊपर की ओर मस्तक से कनेक्ट रहती हैं। हस्त में जो स्थित है वो बेसिकली बाहुशिरा में कनेक्टेड रहती है, और जो पाद में स्थित है वो कंडराएं बेसिकली वो श्रोणी मंडल में, ठीक है, श्रोणी मंडल में कनेक्टेड रहती है, और जो पृष्ठाश्रित है वो ऊपर की ओर वक्ष मंडल में कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इसके हमें कंटेंट्स देखने को मिलते हैं विद इन द कंडरा की। कंडरा की संख्याएं कितनी बोली गई? 16। कंडरा क्या होता है? वृत्त स्नायु को कंडरा बोलते हैं, या फिर लंबी दैट इज द दीर्घ स्नायु को कंडरा कह सकते हैं। साथ ही साथ कंडरा की संख्या 16 हो गई, जो कि हस्त में कितने? 4, पाद में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठ में 4 होती हैं। इसके बाद थर्ड चीज जो हमें पढ़नी है इन द परिभाषा शरीर वो है जाल। जाल, अब इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका नाम रखा गया है कि जाल के अर्थ का मतलब क्या हो गया कि नेट, जो जाल जैसा दिखता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जाल। अब इसका जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि मांस शिरा रासना स्वस्थी जलानी प्रत्येक चत्वारी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पाई जा रही हैं? बेसिकली मांस में पाई जाती है, शिरा में पाई जाती है, स्नायु में पाई जाती हैं और अस्थि में। तो मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, इन सभी में कितने पाए जा रहे हैं? चत्वारी, सभी में 4 है। तो चारों जगह हैं और सभी में 4 है। तो इस तरह से टोटल जो संख्या बन जाती है किसकी? जाल की, वो बन जाती है 16। अब बेसिकली बोला गया है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं या फिर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो ये मणिबंध एवं गुल्फ के स्थान में पाए जाते हैं। अब जो मांस है, शिरा, स्नायु, अस्थि, ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए तथा परस्पर एक दूसरे से गवाक्षित होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब जो मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि है, ये रचनाएं एक दूसरे से इस प्रकार अनुप्रविष्ट होती हैं, मतलब एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड रहती है कि उनका संयम, जो संगम स्थान होता है, वो छिद्रित होता है, ठीक है। छिद्रित होने की वजह से ये जो कनेक्शन है वो कैसा दिखता है? जाल की तरह दिखता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाल या फिर जालिनी कहते हैं। यद्यपि ये जाल के मणिबंध एवं गुल्फ ये केवल 2 ही स्थान वर्णित किए गए हैं, ठीक है। कहाँ पे पाए जा रहे हैं जाल? सिर्फ 2 जगह पे, मणिबंध और गुल्फ के स्थान पे। तो मणिबंध और गुल्फ ये 2 ही स्थान क्या है? जाल के बताए गए हैं। तथापि बोला भी गया है कि संपूर्ण शरीर जाल सदृश होता है। कुछ आचार्य क्या बोलते हैं कि संपूर्ण जो शरीर है वो जाल सदृश है, क्योंकि ये जो शिरा, स्नायु है, ये एक दूसरे से हमेशा इस प्रकार अनुप्रविष्ट होती है कि जहां पे भी वो अनुप्रविष्ट होंगी वहां पे वो कैसे दिखेंगे? जाल युक्त दिखेंगे, ठीक है। तो मेन बेसिकली क्या बोला कि 2 जगह इसका हमें विवेचन देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो मणिबंध के पास और दूसरा गुल्फ के पास। तो ये 2 स्थान बताए गए, लेकिन ऐसा माना गया कि शिरा, स्थान तो सभी जगह है और एक दूसरे से हमेशा अनुप्रविष्ट करती है, कनेक्शन बना के रखती है। तो ऐसे कंडीशन में हर स्थान पे जाल पाया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ चीज, दैट इज द संघात के बारे में। तो संघात में क्या बोला गया कि अस्थि संघात के बारे में हम बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अस्थियों का एक जगह पे समूह होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि संघात। आप बेसिकली अस्थि संघात को जॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो कि जहां जहां पे बोनी जॉइंट्स रहते हैं उसको हम लोग अस्थि संघात कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक से ज्यादा जो अस्थियां हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है, इसी कारण से इसको कहते हैं अस्थि संघात। अब बेसिकली इसकी संख्या की बात करें तो अस्थियों में कुल 14 संघात बताए गए हैं आचार्यों द्वारा, ठीक है। कितने संघात बताए गए हैं? 14। अब इनमें से बोला गया है कि जो गुल्फ, जानु और वंक्षण है, इसमें 3 अधोशाखा में होते हैं, ठीक है। गुल्फ, जानु और वंक्षण इस प्रकार से 3 किसमें पाए जाते हैं? हर एक अधोशाखा में। उसी तरह मणिबंध में, कुरपर में और कक्ष में, इसमें 3, मतलब कि एक लेग में 3 पाया जा रहा और एक हाथ में 3 पाया जाता। तो इस तरह टोटल कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं, मतलब 2 हाथ और 2 पैर। तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 4 × 3। तो इस तरह से टोटल कितनी संघात बन गए? 12। तो इस तरह से 12 संघात कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर में। इसके अतिरिक्त बताया गया कि मध्य शरीर के अधोभाग में भग, नितंब और जो त्रिका अस्थि है एकत्र मिलाकर यहाँ पे त्रिक संघात बनता है। तो ये कितना हो गया? 13वां हो गया। और उसी के साथ बताया गया है कि सिर में अनेक अस्थि एकत्र मिलकर सिर संपुट, मतलब कि वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम जो बनाते हैं वो भी एक संघात है। तो इस तरह से 12 कहाँ पे हो गए हमारे? 12 हो गए हमारे हाथ और पैर में, और 1 हो गया हमारा अधोभाग में, नितंब में, और 1 हो गया सिर में। तो इस तरह से 12 + 1 + 1 टोटल कितने हो गए? 14 जो है अस्थि संघात हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगर सीमंत की, तो बेसिकली सीमंत क्या बोला गया है कि संघातः सीविता यस्तु सीमंत स्थान सचम है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे जो अस्थि है, ठीक है, अस्थियों के संघात का जिनके द्वारा सीवन किया जाता है, मतलब अस्थि एक दूसरे के साथ है तो किसी न किसी चीज से कनेक्टेड रहेगी, तो ये जो सीवन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमंत कहते हैं, ठीक है। तो इस सीवन को, अस्थि संघात के स्थान पे जो सीवन है दैट इज द सिलाई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमंत कहते हैं। अब सीमंत की कुल संख्या भी 14 बताई गई है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में संघात कितने बताए गए? 14।
तो इस तरह से सीमंत भी कितने हैं 14। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि जो हमारा सिर है, हम लोग ने क्या माना, संघात में जो भी सिर की अस्थियां सबको एक साथ सिर संपुट बोल के एक संघात माना है। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि इसमें 5 अस्थियों का संघात होता है, इस कारण से 5 सीमन वहां पे देखने को मिलेंगे, सीमंत देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने टोटल कितनी संख्या बोली है, 18 बोली है। ठीक है, 13 तो पहले से थे और 5 सिर में, तो इस तरह से टोटल कितनी हो जा रही है, 18 संख्या। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो अस्थि संघात है उसके सदृश इसकी क्या करनी चाहिए, गणना करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, संघात ही मूलतः सीमंत युक्त होते हैं। जितने संघात होते हैं सभी जगह सीमंत भी देखने को मिलते हैं। तथा 14 की गणना में सिर स्थान में एक ही संघात अथवा सीमंत की गणना की गई है। हम लोग ने अभी देखा कि संघात में क्या किया था, सिर्फ एक ही संघात माना था पूरे सिर स्थान में। इसके बजाय 5 सीमंत की गणना करने पे जो 5 सीमंत है उनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। मतलब कि अगर हम सिर में 5 संघात दैट इज द 5 सीमंत माने तो टोटल सीमंत की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो ये 5 कैसे गिन रहे हैं, तो एक पूरक कपाल और पार्श्व कपाल के बीच में एक सीमंत हो गया, दूसरा दोनों पार्श्व कपाल अस्थियों के बीच में, तीसरा बोला गया कि दोनों पार्श्व कपाल और पश्चिम कपाल के बीच में, और वाम शंखास्थि और जो पार्श्व कपाल अस्थि उसके बीच में एक और सीमंत है, और दक्षिण जो शाखा शंखास्थि और दक्षिण पार्श्व कपाल अस्थि है उसके बीच में एक सीमंत। तो ये टोटल कितने 5 सीमंत हो जा रहे सिर्फ सिर में। उसके बाद त्रिक जो है उसमें एक, और 12 हमारे हाथ पैर में। तो इस तरह से टोटल कितने हो जा रहे, 18 जो है सीमंत हमारे शरीर में देखने को मिल सकते हैं। अब अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं कि संघातवत सीमंताः तम तु पंचशीर्षि इष्टय अष्टादय। मतलब कि उन्होंने क्या बोला, संघातवत जो होती है हर एक संघात में एक सीमंत पाया जाता है, लेकिन सिर में कितने हैं, 5 सीमंत है। तम तु पंचशीर्षि मतलब सिर में 5 सीमंत होने के कारण टोटल जो संख्या हो रही है कितनी हो जा रही है, 18 हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कितने सीमंत होते हैं, तो अगर ऑप्शन 18 है तो आपको क्या करना है, 18 पहले टिक करना है। अगर 18 नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप सीमंत की संख्या 14 टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें दैट इज द स्नायु के बारे में। तो स्नायु में बेसिकली ये श्लोक आपको याद रखना है कि स्नायु बंधन प्रोक्ता देहे मांस अस्थि मेद सान। ठीक है, क्या बोला गया है कि शरीर के जो मांस अस्थि व मेद इनके बंधन को स्नायु कहते हैं। जो मांस अस्थि और मेद को बांध के रखता है वही क्या है, स्नायु कहलाता है। स्नायु ये नाग के आकार के द्रव में बंधी हुई होती है। ठीक है, ये किस आकार की बोली गई है, नाग की आकार की बोली गई है। और ये स्नायु जो है ये धागे की डोरी के आकार के मजबूत और गुदगुदित रहकर मुख्य रूप से संधि बंधन का कार्य करते हैं। ये भी कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं, जो स्नायु है वो भी संधि बंधन दैट इज द यहाँ पे जॉइंट्स है वहीं पे देखने को मिलते हैं। अब इसकी संख्या की यदि बात करें तो संख्या में जो स्नायु है उसकी टोटल संख्या 900 बताई गई है, जिसमें से शाखा में कितनी बताई गई है, 600 बताई गई है। वैसे ही मध्य शरीर में 230 बताई गई और ग्रीवा और सिर में 70 बताई गई। तो ये भी आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है कि शाखा में कितनी होती है, 600, मध्यम शरीर दैट इज द जो हमारा ट्रंक है उसमें कितने होते हैं, 230, और ग्रीवा और सिर में कितनी होती है, 70। तो इस प्रकार से टोटल मिला के कितनी स्नायु बनते हैं, 900। प्रकार की बात करें तो स्नायु के प्रकार भी आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के स्नायु हमें देखने को मिलते हैं। एक प्रतानवत स्नायु होती है जो कि लॉन्ग टेंडन के फॉर्म में होती है। दूसरा वृत्त स्नायु होती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। प्रूथुल मतलब कि लार्ज तो होती है लेकिन फ्लैट होती है। और लास्ट में आता है दैट इज द सुशिर स्नायु जो कि स्पिंडल लाइक अंदर से खाली रहती है। ऐसी स्नायु को हम लोग क्या बोलते हैं, सुशिर स्नायु। तो बेस्ड ऑन दिस किसकी बेसिस पे ये है, बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस तरह जो प्रतानवत मतलब फैली होती है लॉन्ग टेंडन्स के फॉर्म में उसको प्रतानवत स्नायु बोल देंगे। जो गोलाकार में होती है उसको वृत्त स्नायु बोल दिया। जो प्रूथु मतलब कि फ्लैट थिन होती है और लार्ज होती है उसको प्रूथुल स्नायु बोल दिया। और सुशिर मतलब कि जो अंदर से खाली रहती है, खोखली रहती है, उसको सुशिर स्नायु कहते हैं। बात करते हैं स्नायु के कार्य की। देखो यहाँ पे सारे चीजों में स्नायु थोड़ा क्या लग रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम मान सकते हैं कि इस पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते। ऑफ कोर्स वो रेयर है लेकिन आने के चांसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है कि स्नायु क्या होता है, स्नायु की संख्या क्या है, स्नायु के प्रकार क्या है और स्नायु के कार्य क्या है, ये आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके कार्य क्या है। तो बोला गया है कि जो मांस है, अस्थि और जो मेद है, इनके बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। अब जो संधि और मांस का बंधन है ये उसका कार्य करते हैं, मतलब संधि को मांस के साथ बांध कर रखने का काम करता है। बोला गया ये अस्थि यह देह का सार होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। ठीक है, हम लोग को पता है कि अस्थि क्या होते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि हम लोग शरीर को दफना देते हैं तो सबसे लास्ट में जो जनरेट होती है या फिर डिग्रेड होती है वो अस्थि होती है। वही बोला है कि देह का सार होने से अस्थि जल्दी नष्ट नहीं होती है। और अस्थि पर मांस यह शिरा और स्नायु के द्वारा बंधा होती है। अगर ये स्नायु नहीं रहे तो ऐसे कंडीशन में जो मसल्स हैं वो बोन के साथ
साथ अटैच नहीं हो पाएगी। अब बोला गया है इसलिए ये अस्थि से चिकटे रहते हैं, मतलब अटैच्ड रहते हैं। आगे बोला गया कि जो मांसपेशी में जो रक्त वाहिनी होती है उनमें से कुछ रक्त वाहिनी अस्थि में अस्थि के पोषण के लिए जाती है और कुछ रक्त वाहिनी अस्थि से बाहर जाती है। इन वाहिनियों का संबंध पेशी बंधन के लिए होता है। ठीक है, पेशी बंधन मतलब कि अब यहाँ पे स्नायु तो है तो उनको बेसिकली ब्लड तो सबको चाहिए वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे ले जाने का अस्थि के अंदर या फिर अस्थि के बाहर जो ब्लड वेसल्स है वो भी जाने का काम किसके द्वारा होता है? पेशी बंधन के द्वारा, दैट इज द स्नायु बंधन के द्वारा ही देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द स्नायु। इसके बाद आगे हम बात करते हैं परिभाषा शरीर में, दैट इज द सेवनी के बारे में। तो सेवनी बेसिकली क्या बोला गया है कि सिलाई के द्वारा जुड़े हुए भाग के सदृश रचना को सेवनी कहते हैं। मतलब जहाँ पे ऐसा लगे कि सिलाई हुई है, ऐसे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में उसको क्या बोलते हैं? सेवनी कहते हैं। बेसिकली बोला गया कि सेवनी की संख्या कितनी है? तो 7 सेवनी की संख्या हमारे शरीर में बताई गई है। सिर में 5 सेवनी बताई गई है, जीवा के अधोभाग में 1 सेवनी बताई गई है और शिश्न दैट इज द मेड आदि मतलब कि हमारे जो जेनेटल ऑर्गन्स है वहां पे 1 सेवनी बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने? 7 सेवनी है। तो यहाँ पे आपको सेवनी की संख्या याद रखने की 7 सेवनियां हैं। और उसके बाद ये 7 सेवनी कहाँ पे स्थित है? तो 5 सिर में, 1 जीवा के अधोभाग मतलब कि पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग और दूसरा शिश्न के अधोभाग में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्थान देखने को मिलता है। अब बेसिकली बोला गया है कि जो शस्त्र कर्म होता है, मतलब कहीं पे अगर हम लोग सर्जरी कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में शस्त्र कर्म के दौरान सेवनी का छेदन होने पर वेदना होती है। मतलब कि अगर शस्त्र कर्म हो रहा है और सेवनी गलती से कट गई तो ऐसे कंडीशन में वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, तीव्र वेदना होती है और उसके कारण विकलांगता भी उत्पन्न हो सकती है। अतः शस्त्र कर्म करते समय जो सेवनियां है उस स्थान पे शस्त्र कर्म को वर्ज किया गया है, मतलब वहां पे शस्त्र कर्म करने से मना किया गया क्योंकि ये क्या करता है? विकलांगता उत्पन्न कर सकते हैं शरीर में। स्थान की बात करते हैं तो बेसिकली त्वचा, आगे बोला गया है कि जो श्लेष्मल त्वचा है एवं अस्थि में सेवनी दिखाई देती है। कहाँ कहाँ दिखाई देती है? त्वचा में दिखाई देती है, श्लेष्मल त्वचा में, और अस्थि में सेवनी दिखाई देती है। शिश्न की सेवनी जो होती है वो त्वचा की, जीवा की सेवनी जो होती है श्लेष्मल त्वचा की, और सिर की सेवनी जो होती है अस्थि की होती है। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहा है उसके हिसाब से उसके कंटेंट या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें शिश्न जो है मतलब कि जो जेनेटल ऑर्गन है उसकी जो सेवनी होती है वो त्वचा से बनी होती है, मतलब स्किन की बनी होती है। लेकिन जो जीवा की सेवनी होती है, जीवा हमारी किससे बनी है? श्लेष्मा से बनी है, तो उसकी जो सेवनी होती है वो श्लेष्मल त्वचा की होती है। और जो सिर होता है वो टोटली किससे क्रेनियम बना है? अस्थि से, तो सिर की सेवनी किससे बनी होती है? अस्थि से। आधुनिक जो वैद्यक शास्त्र में जो त्वचा एवं श्लेष्मल त्वचा की सेवनी को बंधनिका और कटक कहते हैं। ठीक है, और अस्थि की सेवनी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। सिरोगत सेवनी में हम लोग ने देखा कि 5 सेवनियां आती है, तो वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अग्र सेवनी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल सूचर। अग्र पश्च सेवनी आती है जिसको सजाइटल सूचर कहते हैं। फिर पश्च काल सेवनी आती है जिसको लैम्बॉइडल सूचर कहते हैं। और गुड़ सेवनी दैट इज द फ्रंटल मेटोपिक सूचर होता है। और लास्ट में आता है दैट इज द पार्श्व सेवनी जिसको टेम्पोरल सूचर। तो हमारे जो सिर में 5 सूचर है उसके हिसाब से ये सेवनियां बताई गई हैं। अब बोला गया कि सिरगत जो सेवनी है अस्थि के होने के कारण बाह्यतः दिखाई नहीं देती है और उसका अवलोकन करने के लिए विच्छेदन करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद रज्जु के बारे में। तो रज्जु बेसिकली बोला गया है कि जो बड़े मांस रज्जु होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है, जिसमें मांस सूत्रों की रचना मोटी रस्सी के समान होती है। ऐसी रचनाओं को मांस रज्जु कहते हैं। अब रज्जु से बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि रज्जु अर्थात कि रस्सी। अब जहां पे भी मांस जो है हमारा जो मसल है रस्सी के समान होता है तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं? रज्जु या फिर मांस रज्जु कह सकते हैं। इस प्रकार के जो मांस रज्जु है वो पृष्ठवंश के दोनों और एक एक बाहरी भाग में और एक एक भीतरी भाग में। ठीक है, जो हमारा पृष्ठवंश है दैट इज जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड कितने होते हैं? 2-2 होते हैं, एक अंदर की तरफ होते हैं, एक बाहर की तरफ। तो इस तरह से टोटल कितने रज्जु हो जाते हैं? 4 मांस रज्जु हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं को अगर मॉडर्न भाषा में बोले तो मॉडर्न साइंस में इसको लॉन्गिसिमस स्पाइनैलिस और इलियोकोस्टालिस पेशियों की रचना को जो है मांस रज्जु के समान हम मॉडर्न साइंस में मानते हैं। और जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है इन द परिभाषा शरीर वो है हमारा लसिका। अब लसिका के बारे में बेसिकली तो आप लोग को पता ही होगा लिम्फ क्या होता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में भी इसके बारे में और 11th-12th में भी पढ़े होते हैं। तो लसिका के बारे में जब बात करते हैं तो जिसका वहन लसिका द्वारा होता है, मतलब कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू जिसका वहन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें लसिका में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं तो बेसिकली बोला गया कि इसमें जो सॉलिड पार्ट है वो सिर्फ 4% रहता है और वाटर पार्ट कितना रहता है? 96
96%। लसिका में क्या होता है, 96% वाटर होता है और 4% सिर्फ सॉलिड देखने को मिलता है। अब बेसिकली बोला गया है कि जो लसिका होता है वो किससे बना रहता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड या फिर प्रोटीन से बना होता है। इंटरस्टेशियल फ्लूइड प्रोटीन से बना होता है। साथ ही साथ ये जो प्रोटीन है ये रक्तवाहिनियों में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि रक्तवाहिनियों के छिद्र क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो रक्तवाहिनी है दैट इज जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो छिद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसे कंडीशन में प्रोटीन उसमें नहीं जा पाता, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, लसिका वाहिनी में, मतलब कि जो लिम्फ वेसल है उसमें चला जाता है। अब जो लसिका वाहिनी है वो बड़े आकार की होने के कारण उनमें जो लसिका ग्रहण के आकार का छिद्र होता है, ठीक है। लसिका को होती है एज कम्पेयर टू द ब्लड से थोड़े बड़े साइज के होने की वजह से उनके छिद्र बड़े होते हैं, जिसके कारण प्रोटीन जो लिम्फ वेसल्स है उसमें प्रवेश कर जाती है। अब लसिका में जो लसिका का वहन होता है, मतलब कि जो लसिका वाहिनियां हैं उसमें जो लसिका का वहन होता है उसका स्पीड कितना बताया गया, 120 ml पर हावर बोला गया है। वहीं पे जो थोरासिक डक्ट है उसमें अगर ये रह रही हैं तो उसमें 100 ml पर हावर की स्पीड से देखने को मिलता है। और वहीं पे राइट लिम्फेटिक डक्ट में ये कितनी इसकी स्पीड से रहता है, 20 ml पर हावर की स्पीड से वहाँ पे वहन इसका देखने को मिलता है। अब बोला गया कि जो लसिका है उसका वहन लसिका वाहिनी से होता है, जो कि हम लोग ने देखा कि लिम्फ वेसल क्या करती है, इसको कंडक्ट करती है। तो जो लसिका वाहिनी है उससे लसिका शिरा में ले जाकर छोड़ देती है, ठीक है। लसिका वाहिनी क्या करेगी, इसको लसिका शिरा में, मतलब लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स है, लिम्फॉइड जो डक्ट्स हैं वहां पे ले जाके छोड़ देती हैं, और इससे ये किस में आ जाते हैं, सुपेरियर वेना कावा और उसके द्वारा राइट एट्रियम में। मतलब कि ऑफकोर्स ये कहाँ पे जाके मिल जा रही है, ब्लड में जाके मिल जा रही है। मतलब कि जो प्रोटीन क्या हो रहा था, डायरेक्ट ब्लड वेसल के थ्रू नहीं एंटर कर पा रहा था, क्योंकि ब्लड वेसल्स की साइज जो छिद्र थे छोटे थे, तो वो क्या हो रहा है, लिम्फ से होके हुए कहाँ पे जा रहे हैं, सुपेरियर वेना कावा, वहां से राइट एट्रियम में जाके ब्लड में मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फ वेसल का मेन काम क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन्स है जो कि डायरेक्ट एंटर नहीं कर पा रहे ब्लड वेसल में, उसको ब्लड तक ले जाने का काम लिम्फ वेसल द्वारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इसके अदर फैक्टर्स या फिर अदर कर्म की, तो बेसिकली बोला गया है कि रिसाइकल ऑफ द प्रोटीन इनटू ब्लड, ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन है उसको ब्लड में ले जाने का काम करता है। ये दूसरा काम लिम्फ का होता है कि दैट इज द इन्फेक्शन को कम करना। तो ये क्या करता है, रिमूव करता है बैक्टीरिया को, टॉक्सिक सब्सटेंस को और फॉरेन बॉडीज को फ्रॉम द बॉडी। साथ ही साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी करता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी फ्लूइड एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है उसको अपने पास रखता है लिम्फ में, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इन द बॉडी। बेसिकली बोला गया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट्स। इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि मैंने बोला कि ये क्या करता है, इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करता है, तो ऐसे कंडीशन में इम्यूनिटी में भी मदद कर रहा है, साथ ही साथ लिम्फोसाइट के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। इसके बाद बोला गया मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल नेचर ऑफ द बॉडी टिश्यू। जो बॉडी का टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को मेंटेन करने का भी काम करता है, और ये शो करता है फेगोसाइटिक एक्शन, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट होते हैं, फिर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फेगोसाइटिक एक्शंस यहाँ पे शो करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द लसिका। तो यहाँ पे दो हमारे बड़े टॉपिक देखने को मिल रहा है, दैट इज द लसिका और स्नायु। तो ये दोनों आप अच्छे से कर सकते हो, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं दैट इज द कंडरा हो गया या फिर जाल हो गया, कुर्चिका हो गया, तो उनकी संख्या कितनी संख्या होती है, ये जो नंबर से वो कहाँ कहाँ पे कितनी होती है, ये सारी चीजें बस आपको याद रखने रहे। तो होप आपको जो परिभाषा शरीर है, रचना शरीर टॉपिक का, वो आपको क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 सीरीज का जो भी टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमारा जो सेकेंड टॉपिक था ऑफ द रचना शरीर, जो परिभाषा शरीर था, वो खत्म होता है। एंड होप आपको सारी चीजें समझी होंगी। एंड अगर कुछ डाउट रहता है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के रचना शरीर एंड अदर फर्स्ट ईयर बीएमएस रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको बीएमएस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ वीडियो रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।